हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 9 अक्टूबर 2025 का डेली करंट अफेयर्स। तो इसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं 3 टॉपिक्स। फर्स्ट इज डोंट ब्लेम द डायस्पोरा। डायस्पोरा को ब्लेम नहीं करना है। तो डायस्पोरा कहाँ आता है? इंटरनेशनल रिलेशंस में आता है। सेकंड इज कुड द यूएस एंड रशिया एक्सटेंड लास्ट न्यूक्लियर वेपन्स ट्रीटी। क्या यूएस और रशिया लास्ट न्यूक्लियर वेपन्स ट्रीटी को एक्सटेंड कर पाएंगे? That is there in the GS paper 2, international relations. Third is why Manrega norms were tweaked to push spending on water project. मनरेगा नॉर्म्स को क्यों ट्वीक किया जा रहा है कि वाटर प्रोजेक्ट्स पे ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च किया जा सके। जीएस पेपर 2 गवर्नेंस, जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स, रूरल डेवलपमेंट, ये इनके सब्जेक्ट के अंदर आप मान सकते हो। जो भी आप नए कीवर्ड सीखते हो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। वट एवर न्यू कीवर्ड्स, न्यू वोकेबलरी यू आर लर्निंग एवरी डे, प्लीज मेंशन दोज इन द कमेंट सेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 1 से। डोंट ब्लेम इंडियन अमेरिकन फॉर इंडियाज डिप्लोमेटिक फेलियर्स। इंडियन अमेरिकन को ब्लेम नहीं करिए फॉर इंडियाज डिप्लोमेटिक फेलियर्स। इंडिया के डिप्लोमेटिक फेलियर्स के लिए इंडियन अमेरिकन को ब्लेम नहीं करिए। इंडियन अमेरिकन कौन है? वैसे लोग जो इंडियन ओरिजिन के हैं बट अभी अमेरिका में रहते हैं, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रहते हैं। अब उनके पास यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का पासपोर्ट है एक तरह से, या फिर वो अगर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का पासपोर्ट नहीं भी है तो काफ़ी सालों से वहाँ रहते हैं, वहाँ का उनके पास वीज़ा है, ठीक है, या तो उनके पास सिटीजनशिप है या सिटीजनशिप नहीं भी है। बट ऐसे लोग को हम लोग क्या बोलते हैं? डायस्पोरा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है डायस्पोरा की। अब डायस्पोरा का कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट ये है कि जैसे बात की जा रही है इंडियन अमेरिकन की, तो जो भी इंडिया और यूएस के रिलेशन अभी फिलहाल ट्रंप साहब की वजह से थोड़े खटास में दिख रहे हैं, तो ये रिलेशन इंप्रूव कराने की कोशिश वहां के डायस्पोरा ने क्यों नहीं किया? तो इस पे काफी लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो इसी पे ऊपर ये आर्टिकल आया है कि डोंट ब्लेम इंडियन अमेरिकन फॉर इंडियाज डिप्लोमेटिक फेलियर्स। What is the context? In today's interconnected world, India's diplomatic effectiveness hinges not only on its economic clout, but also on its ability to strategically engage with global narratives. ये इंडिया की एक तरह से स्ट्रैटेजी पर भी डिपेंड करता है कि ग्लोबल नैरेटिव से हमें कैसे डील करना है। ग्लोबल नैरेटिव्स, ठीक है, ग्लोबल नैरेटिव क्या बन रहा है? Despite the India's diaspora rising influence, India faced significant challenges leveraging this asset fully. Largely because India has never learned to tell its own story, whereas other nations like Pakistan effectively mobilize and cultivate diaspora network to shape international policy. ठीक है, अदर नेशन जो है पाकिस्तान वगैरह, वो अपने डायस्पोरा को थोड़ा अच्छे से उसका यूज ले पाते हैं, जो कि इंडिया नहीं ले पा रहा है। दिस अंडरस्कोर्स द अर्जेंट नीड फॉर मोर प्रोफेशनल and sophisticated diplomacy that complements diaspora potential with robust statecraft। तो ये पूरा का पूरा क्या है? एक तरह से कंटेक्स्ट है। तो अब हम लोग समझेंगे कि डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा क्या कर रहा है, डायस्पोरा है क्या। डायस्पोरा वर्ड बना है डिस्पर्स। डिस्पर्स मतलब फैल जाना। इंडियन ओरिजिन के लोग जो पूरे वर्ल्ड में फैल गए हैं, इंडियन टेरिटरी के बाहर रह रहे हैं, चाहे वो टेम्पोरली रह रहे हैं चाहे परमानेंटली रह रहे हैं। टेम्पोरली रहना मतलब कोई गया 1 साल 2 साल काम करके पढ़ाई करके आ गया, उस समय के लिए वो डायस्पोरा है, या कोई परमानेंटली किसी और कंट्री का सिटीजन बन गया। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? इंडिया के कल्चर को वहां मेंटेन करते हैं, सोशल इमोशनल टाइज को इंडिया के साथ मेंटेन रखते हैं। इसमें से टाइप कौन है? एनआरआईज हैं। एनआरआईज जिन्होंने 6 मंथ कंटिन्यूअस, है ना, या 6 मंथ से ज्यादा टाइम गुजार लिया कहीं और पे किसी और कंट्री में, बट सिटीजनशिप उनका इंडिया का है, ठीक है, सिटीजनशिप इंडिया का है, बट 6 मंथ से ज्यादा कहीं रह रहे हैं किसी और कंट्री में। 6 मंथ मतलब 182 डेज की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो 182 डेज से ज्यादा अगर रह लिए तो उनको हम क्या बोलेंगे? NRI बोलते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियंस। ये है इंडियन है बट इंडिया में रहते नहीं। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडिविजुअल्स हु आर फॉरेन सिटीजन बट कैन ट्रेस देयर एंसेस्ट्री और हेरिटेज टू इंडिया, जो इंडिया से अपनी हेरिटेज को ट्रेस कर पाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऋषि सुनक, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। Person granted a special residency status allowing lifetime visa free travel to India and certain right but not full citizenship, ठीक है। ये अलग अलग पहले कैटेगरी गवर्नमेंट बनाती थी, अब दोनों कैटेगरी को गवर्नमेंट ने एक तरह से मर्जी कर दिया है। ऑलमोस्ट ये दोनों लोग क्या है? सेम ही है, ठीक है। In 2015 the person of Indian origin and OCI category were merged
टू स्ट्रीमलाइन डॉक्यूमेंटेशन एंड बेनिफिट। इन दो कैटेगरी को गवर्नमेंट ने 2015 में मर्ज करके सिमिलर कैटेगरी ही बना दिया। तो ये लोग जो हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं बट इंडिया में नहीं रहते, ऋषि सुनक, ठीक है, इनका सिटीजनशिप इंडिया का नहीं होगा। कमला हैरिस, ठीक है, उसके अलावा आप बहुत सारे लोगों का नाम ले सकते हैं, सुंदर पिचाई का नाम ले सकते हैं। बट एनआरआईज में किसका नाम लोगे? आपका कोई फ्रेंड दुबई गया है एक 6 महीने से ज़्यादा टाइम के लिए, या यूएस गया है, उसमें आप एनआरआईज का नाम ले सकते हो। हिस्टोरिकल इवोल्यूशन, अफ्रीका से भी बहुत सारे लोग है ना स्लेव्स बन के बाकी कंट्रीज गए, इंडिया से भी गए, ठीक है। एंशियंट मूवमेंट, इंडियन ट्रेडर्स, क्राफ्ट्समैन, रिलीजियस लीडर्स माइग्रेटेड टू साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, यूरोप सेंचुरीज अगो, तो वो जाके बस गए वहां पे। कॉलोनियल टाइम में इंडेंचर्ड लेबर्स जो हैं जिनको गिरमिटिया बोला जाता है, अग्रीमेंट के थ्रू ब्रिटिशर्स उनको मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद, साउथ अफ्रीका, कैरिबियन कंट्रीज ले जाते थे, तो वो वहां जाके बसते गए। इंडिपेंडेंस के बाद में स्किल्ड प्रोफेशनल्स में आईटी प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, है ना, ऐसे लोग, डेटा एनालिस्ट, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे जाते गए और वहां पे जाके रहते गए, ठीक है। यूएनएफपीए जो है, यूएनएफपीए यूनाइटेड नेशन का बॉडी जो है, 2023 का जो रिपोर्ट है वो कहता है इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन इमिग्रेशन। इमाइग्रेशन में इंडिया जो है, इमिग्रेशन में इंडिया वर्ल्ड को लीड करता है। मैसिव डायस्पोरा है इंडिया का। मई 2024 के हिसाब से 5.42 मिलियन, ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ लोग जो हैं इंडियन लोग बाहर रह रहे हैं, दूसरे कंट्रीज में रह रहे हैं जो इंडियन ओरिजिन के, अलग अलग, है ना। मोर देन 200 कंट्रीज में सारी कंट्रीज यूएन ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है। 193 कंट्रीज जो है यूएन रिकॉग्नाइज करती है, बट 193 के अलावा जो नॉन रिकॉग्नाइज कंट्रीज है वहां भी हर जगह ये लोग फैले हुए हैं। डाइवर्स रीजन्स में लैंग्वेज, रिलीजन एंड कास्ट बैकग्राउंड के लोग जो हैं भरे हुए हैं। अब ये डेटा देखिए, ये डेटा थोड़ा सा पुराना डेटा है, 2020 का डेटा है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने डेटा रिलीज किया था। ये बोलता है कि देखो इंडिया में बाकी जो डायस्पोरा है वो पैसा कमा के कितना भेजता है, $83.15 बिलियन कमा के भेजता है, मतलब इसको रेमिटेंस बोलता है। ये रेमिटेंस अभी $100 बिलियन के भी ज्यादा है। चाइना में सिर्फ 60 है, मैक्सिको, फिलीपींस, इजिप्ट। तो इंडिया के लोग जो बाहर रहते हैं डायस्पोरा, बहुत पैसा कमा के इंडिया में भेजते हैं, जिसको रेमिटेंस बोलता है। यूएई, यूएई में सबसे ज्यादा इंडियन लोग रहते हैं। यूएई, दुबई, हबीबी कम टू दुबई, यूएस में, सऊदी अरेबिया में। व्हाट इज द रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन शेपिंग इंडियाज डेवलपमेंट एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस? क्या क्या रोल है? तो पहले रेमिटेंस का बहुत बड़ा रोल है। अभी के लिए जो रेमिटेंस रिसीव हुआ है फाइनेंशियल ईयर 25 में, वो रेमिटेंस कितना है, $135.46 बिलियन, प्रीवियस ईयर से 14% ज्यादा। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेसिपिएंट जो है रेमिटेंस का, वो कौन है? इंडिया है ना। दिस रेमिटेंस कवर 47% ऑफ इंडियाज $287 बिलियन मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट। मर्चेंडाइज ट्रेड का जो डेफिसिट होता है उसका ऑलमोस्ट 50% यही रेमिटेंस जो है वही मैनेज कर रहा है ना। ट्रेड डेफिसिट मतलब मर्चेंडाइज मतलब गुड्स, जूते हो गए, कपड़े हो गए, कंप्यूटर हो गया, कुछ भी, इनका जो ट्रेड डेफिसिट है, मतलब हम इंपोर्ट जो ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो एक्सपोर्ट ज्यादा करने के लिए डॉलर चाहिए, सॉरी इंपोर्ट ज्यादा करने के लिए डॉलर चाहिए, तो वो डॉलर कहां से आता है? रेमिटेंसेस से आ जाता है, ऑलमोस्ट 50%। तो एक तरह से वो एक्सटर्नल फाइनेंस को स्टेबलाइज कर रहे हैं। रेमिटेंस अलोन कंट्रीब्यूट अ सिग्निफिकेंट शेयर टू स्टेट्स लाइक केरला। केरला के बहुत सारे लोग यूएई रहते हैं, वेयर दे अकाउंट फॉर अबाउट 20%। स्टेट का जीडीपी का 20% केरला का रेमिटेंस से ही आ रहा है। With 35 million overseas Indian concentrated mainly in 10 countries, including the US, UAE, Malaysia, Canada, the diaspora wields considerable economic influence globally. ठीक है, डायस्पोरा इन्वेस्टमेंट ड्राइविंग इंडियाज इकोनॉमी। अब सिर्फ ये रेमिटेंस नहीं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, है ना, बैंक्स में डिपॉजिट भी करते हैं। इंडिया के बैंक में उनके एनआरआई डिपॉजिट कितने हैं? $7.8 बिलियन के आसपास है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करा रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप करा रहे हैं, जो इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडिया के बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये स्किल्ड वर्कफोर्स हैं जो इंडिया के लोगों के साथ नॉलेज एक्सचेंज कर रहे हैं। इंडियन डायस्पोरा इंक्लूड्स अ लार्ज पूल ऑफ हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल, सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, अजय बांगा, ठीक है, हु कंट्रीब्यूट ग्लोबली एंड ब्रिंग बैक एक्सपर्टीज थ्रू रिटर्न माइग्रेशन। बहुत सारे लोग वहां काम करके यहाँ आ जाते हैं वापस से, वहां पे अमेजन में काम किया, यहाँ आके फ्लिपकार्ट स्टार्ट कर दिया। रिटर्न माइग्रेशन और कोलैबोरेशन सिग्निफिकेंटली इंपैक्टिंग सेक्टर लाइक आईटी, फार्मा, एकेडमिया मतलब वहां रिसर्च किया, पीएचडी, यहाँ के प्रोफेसर बन गए। Indian immigrants have significantly impacted global business. Over 20 CEOs of Indian origin leading to Fortune
500 कंपनीज में सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, ये लोग जो हैं इंडियन ओरिजिन के लोग, जो टॉप 500 कंपनीज में 20 लोग इंडियन ओरिजिन के हैं, सोचो। Political influence, diaspora group supported key initiatives like US India सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट। यूएस और इंडिया का सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट किसने कराया? तो यूएस में जो रहने वाली इंडियन डायस्पोरा है उसने। जस्टिस दलवीर भंडारी आईसीजे का री इलेक्शन भी काफी हद तक डायस्पोरा ने एक तरह से फोर्स कराया। लीडर्स ऑफ इंडियन ओरिजिन सच एज विवेक रामास्वामी यूएस में, लियो वर्दाकर आयरलैंड में, एंटोनियो कोस्टा पोर्टुगल में स्ट्रेंथन डिप्लोमेटिक टाइज विद होस्ट नेशन। Diaspora lobbying has promoted India's permanent UN Security Council membership, shaping global perception. डायस्पोरा का लॉबी जो है उसने प्रमोट किया है इंडियाज परमानेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप, इंडिया का परमानेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप, जिससे कि ग्लोबल परसेप्शन क्या हो रहा है, शेप हो रहा है। नाउ टॉक अबाउट कल्चरल डिप्लोमेसी। द डायस्पोरा सर्व एज कल्चरल एम्बेसडर्स promoting Indian heritage, festival, cuisines, yoga, classical art and language। इंडिया का योगा, इंडिया का क्यूजिन है ना, बटर चिकन पूरे वर्ल्ड में फेमस हो रहा है आजकल, ठीक है, योगा फेमस है, हिंदी लैंग्वेज, बाकी लैंग्वेजेस फेमस हो रही हैं। की इनिशिएटिव इंक्लूड्स प्रवासी भारतीय दिवस, प्रमोशन ऑफ कल्चरल टाइज, ये सब कुछ कल्चरल डिप्लोमेसी कराया जाता है। जून 21 को इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर किया गया है, पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, जिसमें इंडियन डायस्पोरा का काफी कंट्रीब्यूशन है। इंडियन डायस्पोरा छोटी छोटी आइलैंड कंट्रीज में, मॉरिशस, त्रिनिदाद, फिजी, इन सब कंट्रीज में भी काफी है। इसके अलावा बड़ी कंट्रीज यूके, यूएस में दिवाली, होली, ईद, ये सब सेलिब्रेट करते हैं, इंडियन म्यूजिक्स बताते हैं, इंडियन डांस फेस्टिवल होता है। अब तो ऐसा माहौल हो गया कि इंडियन वेडिंग अटेंड करने के लिए कहीं भी जो गोरे लोग होते हैं वो मरे जाते हैं, ठीक है, कि इंडियन वेडिंग बहुत धूमधाम से होती है, बहुत कल्चरल होती है, बहुत कल्चरल उसमें डांस और बाकी सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आ रही हैं। व्हाट आर द की चैलेंजेस करेंटली कन्फ्रंटिंग द इंडियन डायस्पोरा? अब प्रॉब्लम क्या है इंडियन डायस्पोरा के साथ, जो चैलेंजेस एसोसिएटेड हैं वो क्या है? इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी ऑफ लो स्किल्ड वर्कर। इंडियन माइग्रेंट वर्कर इन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज फेस सिग्निफिकेंट जॉब इनसिक्योरिटी ड्यू टू वोलेटाइल ऑयल प्राइस एंड इवॉल्विंग लेबर रेगुलेशन। ऑयल प्राइस वहां वोलेटाइल हो जाता है ना, ऑयल प्राइस डिप इन 2024 लेड टू ले ऑफ्स, वहां ले ऑफ्स होने लगते हैं, नौकरियां जाने लगती हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होते, कई बार रेमिटेंसेस का फ्लो कम हो जाता है। और एक बड़ा सिस्टम है काफला। काफला का मतलब इंडियन लोग या कहीं से भी लोग सऊदी अरेबिया गए। अब सऊदी अरेबिया जाते हैं, वहां क्या हो रहा है, वहां पे कुछ काम है, वहां कॉन्ट्रैक्टर उनको लेबर लोगों को कुछ काम दे रहा है, जो इंडिया से लेबर गए या कहीं से भी गए, और काम दे रहा है, बट इनका पासपोर्ट छीन के अपने पास रख ले रहा कि पासपोर्ट तुमको मैं जब चाहूंगा तब मिलेगा। अब पासपोर्ट के बिना तो वो वापस जा नहीं सकते, मतलब जब तक उनका कॉन्ट्रैक्टर नहीं चाहेगा वो जा ही नहीं सकते। दिस इज द काफला सिस्टम दैट इज वेरी वेरी एक्सप्लॉयटेटिव, ठीक है। तो वो उनके साथ होता है। ब्रेन ड्रेन एंड टैलेंट लॉस। इंडिया से लोग जो रिसर्चर्स हैं, जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, है ना, जो अच्छा इनकम करने वाले लोग हैं, वो दूसरी जगह चले गए, मेडिकल ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, बेटर रेम्यूनरेशन के चक्कर में, अपॉर्चुनिटीज के चक्कर में। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेन ड्रेन एंड टैलेंट लॉस। According to the MIA, Ministry of External Affairs, as of January 1, 2024, over 11.6 lakh Indian students were enrolled in higher education institution abroad, highlighting India's growing global academic footprint and educational mobility. While recent years have seen a modest rise in return migration due to a changing global economic condition and immigration norms, the continued outflow of skilled professionals poses a long-term challenge to the India's innovation ecosystem. है ना, अभी तो क्या हो रहा है, चलो ठीक है, ट्रम्प साहब ने वहां पे वीजा रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं, तो इंडिया में लोग वापस भी आ रहे हैं। रेसिज्म एंड जेनोफोबिया। रेसिज्म और जेनोफोबिया, एक जीन से फोबिया होना लोगों को, इंडियन जीन से। रेसिज्म है ना, बहुत बार इंडियन लोगों को ऐसे गोली मार दिया जा रहा है, हेट क्राइम्स हो रहे हैं उनके अगेंस्ट में। ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में सरदार लोग की पगड़ी खोल दी जा रही है। ये सारी चीजें काफी देखने के लिए मिला है। These incidents dampen diaspora morale, जो डायस्पोरा का मोराल को जो है तोड़ देता है, ठीक है। अभी यूएस ने क्या किया है, H1B वीजा का फी बढ़ा के $1 लाख कर दिया। $1 लाख, सोचो। टू कर्ब मिसयूज एंड प्रायोरिटाइज हाई स्किल्ड हाई पेड वर्कर। सिर्फ हाई पेड वर्कर ही यूएस में आए, क्योंकि ये तो हो ही गया, आपका 85 लाख हो गया। ये 85 लाख से जो ज्यादा कमाएगा, पोटेंशियली 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए साल का कमाएगा मिनिमम, वही तो फिर यूएस जा पाएगा ना, क्योंकि इतना तो वीजा ही लग गया, ठीक है। इम्पैक्टिंग इंडियन टेक प्रोफेशनल, जिनका सैलरी ऑलमोस्ट
70 लाख, 80 लाख, 90 लाख होता है, वो 1 करोड़ तक भी होता है, वो लोग अब जा ही नहीं पाएंगे वहां पे। ठीक है ना। 71% ये वीजा जो यूएस एलोकेट करती थी वो इंडियंस को ही मिलता था। ठीक बात है। यूएस, यूके, कनाडा में वीजा नॉर्म्स भी टाइटेंड है, अभी इसमें बहुत टाइटेंड हो गया। लिमिटेड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड वोटिंग रेट। एनआरआई रिमेन कंस्ट्रेन्ड बाय द रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल प्रेजेंस इन इंडिया फॉर वोटिंग, है ना। वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो पाते, वोटिंग नहीं कर पाते, ये सारा चीजें हैं जो उनके साथ फेस करना पड़ता है। अब इंडियन गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है एनआरआईज के लिए, जो डायस्पोरा के लिए, उसमें क्या क्या गैप्स है। अब्सेंस ऑफ यूनिफाइड एंड अपडेटेड डेटाबेस। पहले तो डेटाबेस बहुत बढ़िया नहीं है हमारा, जो भी डायस्पोरा है उनको लेकर अच्छा डेटाबेस होना चाहिए। ओवरसीज इंडियंस का हैम्पर टारगेट वेलफेयर एंड डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट। Though portals like e-migrate exist, their scattered nature and bureaucratic red tape deter effective grievance redressal. पोर्टल्स अवेलेबल हैं, फॉर एग्जांपल ई-माइग्रेट, उनका स्कैटर्ड नेचर है और ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म जो है वो ग्रीवियंस रिड्रेसल को क्या कर देता है, इफेक्ट कर देता है। व्हाट की इनिशिएटिव हैज द इंडियन गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेड फॉर इंडियन डायस्पोरा ग्लोबली। क्या क्या की इनिशिएटिव इंप्लीमेंट किया गया है। फर्स्ट इज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया स्कीम 2005, है ना। प्रोवाइड्स लाइफ लॉन्ग विजिट free travel to India for person of Indian origin, allowing them to live, work, own property and invest in India without restriction। ठीक है, तो हम लोगों ने अपने डायस्पोरा के लिए स्कीम से स्टार्ट की थी 2005 में, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। बाद में 2015 में उसको मर्ज कर दिया गया। प्रवासी भारतीय दिवस चल रहा है। प्रवासी भारतीय मतलब जो लोग बाहर के भारतीय हैं, एक तरह से वो लोग इंडिया में आते हैं। और 18th प्रवासी भारतीय दिवस इस साल मनाया गया। हर साल मनाया जा रहा था, लेकिन अभी ये बाई एनियल कर दिया गया है ना। प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है, बाई एनियल मतलब 2 साल में एक बार क्या होता है, प्रवासी भारतीय दिवस। गांधी जी जब पहली बार इंडिया आए थे साउथ अफ्रीका से, तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ठीक है, जो भी आउटस्टैंडिंग एनआरआईज हैं, पीआईओज हैं, डायस्पोरा है, उनको हम लोग ऑनर करते हैं। प्रवासी भारतीय बीमा योजना, उनका बीमा करना, इंश्योरेंस करना बहुत जरूरी हो जाता है, खासकर जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो छोटे वर्कर्स हैं, जो जाके गल्फ कंट्रीज में वर्कर का काम कर रहे होते हैं, है ना, तेल के कुओं में, मतलब जो भी क्रूड ऑयल रिजर्व है वहां काम कर रहे होते हैं, उनका डेथ हो जाता है, डिसेबिलिटी हो जाता है, वैसे केसेस में। नो इंडिया प्रोग्राम, बहुत रिच लोग जो हैं, जो इंडिया आते ही नहीं है, उनके बच्चों के लिए नो इंडिया प्रोग्राम की इंडिया आओ, इंडिया घूमो, है ना। 18 से 30 ईयर खासकर जिनका एज है, इंडिया को जानो। ठीक है, नो इंडिया प्रोग्राम। विजिटिंग एडवांस ज्वाइंट रिसर्च फैसिलिटी, वज्र स्कीम चलाया गया ब्रेन गेन करने के लिए, कि इंडियन लोग जो साइंटिस्ट लोग हैं, रिसर्चर लोग हैं, वो वापस इंडिया आ सकते हैं। प्रमोशन ऑफ कल्चरल टाइज विद डायस्पोरा स्कीम, सपोर्ट इंडियन मिशन अब्रॉड टू ऑर्गेनाइज कल्चरल प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। वोटिंग राइट भी उनको दिया गया कि एनआरआई आए और इंडिया में वोट करें। ठीक है, मदद पोर्टल बनाया गया है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो उनके लिए क्या दिया जाए, मदद दिया जाए। रिसेंट इवैक्यूएशन, बहुत बार जब किसी कंट्री में क्राइसिस होती है तो इवैक्यूएट भी किया जाता है। ऑपरेशन सिंधु इसी साल चलाया गया, नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स के लिए दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट। Successfully evacuated over 4,400 nationals from Iran, Israel amid escalating hostilities, including 3,500 from Iran and 800 from Israel. Operation Kaveri evacuated more than 3,000 Indian during Sudan conflict, including professional, family, leveraging Indian Navy and Air Force. Operation Ajay, over 1,300 Indians evacuated in response to intensified voice. Operation Ganga, ठीक है, रशिया यूक्रेन वॉर के समय में। तो ऑपरेशन सिंधु तो प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब क्या क्या उनको एम्पावर करने के लिए हम क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं। एक यूनिफाइड डेटाबेस होना पड़ेगा, ठीक है, जहां पे हम सारे वेलफेयर स्कीम्स को अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाए। स्टैंडिंग कमेटी बनानी पड़ेगी, ठीक है, जो पूरा पॉलिसी को अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाए। ओसीआई, एनआरआई, इन सबको अच्छे से हम लोग कोडिफाई करें, इनके राइट्स को कोडिफाई करें। दिस वुड रिजॉल्व करंट लीगल फ्रेगमेंटेशन एंड एलिजिबिलिटी एम्बिग्विटी नोटेड इन रिसेंट रिपोर्ट। ठीक है, तो ये सब काम हमें करना चाहिए, है ना। फैसिलिटेट पॉलिटिकल इंक्लूजन थ्रू वोटिंग रिफॉर्म, वोटिंग रिफॉर्म और ज्यादा करना चाहिए। पोस्टल और ऑनलाइन वोटिंग एनआरआई अगर कर पाए तो बहुत अच्छा होगा उनके लिए। एक्सपेंड स्किल डेवलपमेंट एंड प्री डिपार्चर, जो खासकर हमारे गरीब लोग हैं जो दूसरे कंट्रीज में मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं, लो स्किल्ड वर्कर हैं, ब्लू कॉलर वर्कर हैं, ठीक है, उनकी ट्रेनिंग जरूरी है। उनके लिए प्रवासी कौशल विकास योजना है, प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग जरूरी है। ठीक है, इनहेंस कॉन्सुलर एंड लीगल सपोर्ट, वहां पे जाकर वो किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो उनके लिए लीगल सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। मल्टीलिंगुअल लीगल एड डेस्क उनके पास होना चाहिए, गल्फ कंट्रीज में खासकर बहुत जरूरी है।
promote diaspora investment with tax incentive and simplified process, offer targeted tax benefit, green bond and easier compliance for diaspora investment, है ना, टारगेटेड टैक्स बेनिफिट ऑफर किया जाए, ग्रीन बॉन्ड से ऑफर किया जाए एंड इजियर कंप्लायंस ऑफर किया जाए डायस्पोरा इन्वेस्टमेंट के लिए। शो केस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ड्यूरिंग प्रवासी भारतीय दिवस, जब भी प्रवासी भारतीय दिवस होता है इंडिया में वो लोग कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं वो अपॉर्चुनिटीज दिखानी पड़ेगी। दिस फोस्टर इकोनॉमिक लिंकेज एंड सपोर्ट्स इंडियाज ग्रोथ, ठीक है। इंस्टीट्यूशनलाइज रेगुलर इम्पैक्ट ऑडिट एंड पॉलिसी रिव्यूज, कंडक्ट एनुअल ऑडिट ऑफ माइग्रेशन, डायस्पोरा, कंसुलर सर्विस, ये सब काम करना चाहिए। व्हाट इज द कंक्लूजन? प्राइम मिनिस्टर डिस्क्राइब्स द इंडियन डायस्पोरा एज इंडियन एम्बेसडर। इंडियन डायस्पोरा जो है वो इंडियन एम्बेसडर है, इंडिया के सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर दोनों को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। सॉफ्ट पावर को बहुत ज्यादा डेमोन्स्ट्रेट करने का काम हमारे डायस्पोरा वाले ही लोग करते हैं, ठीक है। तो हमें उनको इम्प्रेस करना है, गले लगाना है, उनको और ज़्यादा इंगेज करना है, उनका केयर भी करना है, उनसे कनेक्ट भी करना है, उनको सेलिब्रेट भी करना है और उनके कंट्रीब्यूशन को भी याद रखना है, ठीक है। टॉपिक नंबर 2, पुतिन प्रपोजेस टेम्पररी न्यूक्लियर पैक्ट टू ट्रम्प दैट वुड एक्सटेंड स्टेटस को बाय 1 ईयर। अब देखो, यूएस और रशिया कोल्ड वॉर के टाइम पे यही दो सबसे बड़ी कंट्रीज थी जिनके पास भयंकर न्यूक्लियर पावर था। देखो, न्यूक्लियर पावर तो बहुत सारी कंट्रीज हैं, इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, बट न्यूक्लियर पावर में भी न्यूक्लियर बड़े पावर जिनके पास न्यूक्लियर आर्सेनल बहुत ज्यादा हो, उसमें यूएस और रशिया ही हैं। और यूएस रशिया ने एक तरह से ट्रीटी करके रखी है अपने आपस में, है ना, न्यूक्लियर को एक तरह से कैसे उनको रोकना है उस चीज के लिए। तो वही ट्रीटी को यहाँ पे पुतिन साहब बोल रहे हैं कि 1 साल वो लोग एक्सटेंड करना चाह रहे हैं। अब ये आईआर के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। आईआर का टॉपिक है, डायरेक्टली आईआर से ही हम इसको समझते हैं। द आर्टिकल डिस्कसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ यूएस एंड रशिया एक्सटेंडिंग और मेंटेनिंग न्यू स्टार्ट ट्रीटी, द लास्ट रिमेनिंग आर्म्स कंट्रोल अग्रीमेंट, जो कि यही दो कंट्रीज के बीच में, सिर्फ और सिर्फ यही दो कंट्रीज के बीच में है, जो फरवरी में एक्सपायर होने वाली है। अगर ये एक्सपायर हो गई तो ये दोनों कंट्रीज और ज्यादा आर्म्स बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट का फुल फॉर्म क्या है? स्टार्ट स्टैंड्स फॉर स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन। तो ये आर्म्स रिडक्शन की बात है। 1991 में यूएस और यूएसएसआर ने इसको साइन किया था। यूएसएसआर का मेन पार्ट कौन है? रशिया है। 1994 में ये आ गया फोर्स में, है ना। इसको रिप्लेस किया गया दूसरे ट्रीटी से जिसका नाम था स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी, सॉर्ट, और बाद में दूसरे ट्रीटी से रिप्लेस किया गया जिसका नाम था न्यू स्टार्ट ट्रीटी। तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी 2021 तक वैलिड था, बट इसको कब तक एक्सटेंड किया गया है? 2026 तक। याद रखने वाली बात क्या है? यूएस और यूएसएसआर के बीच में है। इट लिमिट्स लॉन्ग रेंज वेपन्स। आई रिपीट, ये ट्रीटी क्या बोलती है? लिमिट करती है लॉन्ग रेंज वेपन्स को, जो कि आउटकम ऑफ द वॉर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है ना। टारगेटिंग सेंटर्स ऑफ पावर, कमांड फैसिलिटीज और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंश्योर वेरीफाइबल रिडक्शन। ये प्रमोट करता है वेरीफाइबल रिडक्शन। एक कंट्री दूसरे कंट्री का वेरीफाई करे कि हाँ यहाँ पे आर्म्स का रिडक्शन हो रहा है। दोनों कंट्रीज को अगर मिला लिया जाए, यूएस को और रशिया को, तो रशिया के पास ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड है, तो रशिया और यूएस मिला के टोटल 87% ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स हो जाते हैं पूरे वर्ल्ड के। तो स्टार्ट ट्रीटी का काम क्या था? आर्म्स रेस, जो आर्म्स के लिए, वॉरहेड्स के लिए जो रेस चल रहा है उसको कम करना, खत्म करना, ठीक है ना। आर्म्स रेस को खत्म करने के लिए रशिया यूएस ने क्या क्या किया है? इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये सब बहुत सारे, ठीक है, इन सब और जो भी बाकी बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं, है ना, एंड बॉम्बर्स, 1500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स एंड 800 डिप्लॉयड एंड नॉन डिप्लॉयड लॉन्चर्स एंड बम्बर। तो यहाँ पे एक वेरीफाइबल लिमिट लगा है, ठीक है। ये ट्रीटी क्या कर रही है? आर्म्स लिमिटेशन अंडर द न्यू स्टार्ट ट्रीटी सेट वेरीफाइबल लिमिट फॉर द यूएस एंड रशिया। यूएस और रशिया के लिए वेरीफाइबल, ऐसा लिमिट जो वेरीफाई किया जा सके, लिमिट लगाती है। कॉम्प्लायंस मैकेनिज्म, वेरिफिकेशन प्रोसीजर इंक्लूड ऑन साइट इंस्पेक्शन। ऑन साइट पे इंस्पेक्शन होगा, यूएस एंड रशियन इंस्पेक्शन टीम्स होंगे, डेटा शेयरिंग होगा, नोटिफिकेशन एंड बायलैटरल कंसल्टेटिव कमिटीज होगी। तो इस ट्रीटी का लिमिटेशन क्या है ना? ट्रीटी तो अच्छा है कि चलो दोनों कंट्री आर्म्स कम बनाएंगे न्यूक्लियर वाले, while the new START treaty impose verifiable limit on deployed strategic nuclear weapon, it does not cover non-deployed strategic और non-strategic nuclear weapon। Deployed मतलब जो फील्ड में आ चुका है, डिप्लॉय कर दिया गया है, उसको यूज किया जा सकता है। नॉन डिप्लॉयड मतलब जो फैक्ट्री में पड़ा हुआ है
वो क्या है, नॉन डिप्लॉयड। तो उसके बारे में ये कवर नहीं करता। दिस एक्सक्लूजन लीव्स अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ बोथ नेशन आर्सेनल आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्म्स कंट्रोल। Russia cites US project like space-based Golden Dome interceptor and views its new intermediate range missile as a strategic threat। रशिया जो है यूएस का इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल को स्ट्रेटेजिक थ्रेट देखता है, जबकि यूएस भी रशिया के किन्झाल मिसाइल को एंड अवानगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को थ्रेट की तरह देखता है। अब प्रीलिम्स में ये चीजें आ सकती हैं, है ना, किन्झाल मिसाइल किसका है, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये तो सिर्फ यूएस और रशिया के बीच में है, पूरे वर्ल्ड में क्या क्या ट्रीटी साइन की गई थी। 1968 में नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, एनपीटी जिसको प्यार से बोलते हैं, ये साइन किया गया। इंडिया ने साइन नहीं किया। इस ट्रीटी का यही था मोटिव कि इंडिया और बाकी कंट्रीज जो हैं वो लोग न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, है ना, ठीक है। बाकी जो 5 कंट्री बना चुकी हैं उनके पास रहेगा, बाकी किसी के पास नहीं रहेगा। इंडिया ने बोला नहीं हम भी बनाएंगे, तो इंडिया ने, पाकिस्तान ने, इजराइल ने एनपीटी साइन नहीं किया था। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसको सीटीबीटी बोलते हैं, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को और टेस्ट को बैन करना है। यहाँ टेस्ट है, टेस्ट बैन, तो न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करना है आपको, थ्योरी कर लो, टेस्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, TPNW, ये एनजीओ ने इसको स्टार्ट किया था 2017 में। तो ऑब्वियस बात है इंडिया, यूएस जैसे कंट्रीज ने इसको साइन नहीं किया हुआ है, ठीक है। और ये सीटीबीटी फोर्स में नहीं है, एनपीटी फोर्स में है, 1970 से फोर्स में है। बट एनपीटी फोर्स में होके भी कुछ कर नहीं रही है, क्योंकि जिन कंट्रीज को बनाना था, इंडिया को, पाकिस्तान को, इजराइल ने डिक्लेयर नहीं किया है, बट सबने बना ही लिया। व्हाट इज द करंट कंटेक्स्ट? रशिया ऑफर प्रेसिडेंट पुतिन सजेस्टेड वॉलंटरी मेंटेनिंग न्यूक्लियर वेपन लिमिट फॉर अ ईयर, अ जेस्चर टू प्रिवेंट एस्केलेशन। What is the US response? Former President Trump viewed the offer positively but tied progress to border strategic and technological consideration. Issue is complicated by geopolitical mistrust, modernization of nuclear force and new military technology जो है इशू को कॉम्प्लिकेट की हुई है। What is the key challenge? चैलेंज क्या है? इरोजन ऑफ ट्रस्ट। रिलेशन बिटवीन मॉस्को एंड वाशिंगटन आर एट देयर लोएस्ट सिंस द कोल्ड वॉर, एग्रेवेटेड बाय यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो चैलेंजेस है यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, चैलेंजेस है यूएस का प्लान लाइक गोल्डन डोम प्रोजेक्ट, स्पेस बेस्ड मिसाइल को इंटरसेप्ट करना, चाइना का इंक्लूजन। रशिया इंसिस्ट दैट फ्यूचर आर्म्स कंट्रोल टॉक शुड इन्वॉल्व चाइना, ठीक है, बट इसको चाइना मना करता है। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, शॉर्ट रेंज न्यूक्स आर नॉट कवर्ड अंडर न्यू स्टार्ट, लॉन्ग रेंज कवर्ड है, शॉर्ट रेंज नहीं कवर्ड है। रिजम्पशन ऑफ न्यूक्लियर टेस्टिंग, है ना, सीटीबीटी तो चल नहीं रहा, सीटीबीटी बस है कॉन्सेप्ट, सीटीबीटी तो लोगों ने साइन नहीं किया। तो बोथ नेशन न्यूक्लियर टेस्ट को भी रिज्यूम कर सकती है। इंडिया के लिए क्या इम्प्लीकेशन होगा? हमें स्टेबिलिटी पे फोकस करना है। अगर न्यूक्लियर आर्म्स रेस होगा तो स्टेबिलिटी कैसे आएगा? न्यूक्लियर आर्म्स रेस अगर वर्ल्ड में होगा तो रीजन में भी, चाइना में भी स्टार्ट हो जाएगा, इंडिया को भी करना पड़ेगा। डिप्लोमेटिक स्टेंस हमारा क्या है? हमारा डिप्लोमेटिक स्टेंस यही रहता है कि देखो नॉन न्यूक्लियर वर्ल्ड है तो ज़्यादा अच्छा है, किसी के पास न्यूक्लियर नहीं है तो ज़्यादा अच्छा है, बट अगर बाकी लोगों के पास है तो हमारे पास ही होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? डायलॉग्स को रिवाइव करना, है ना। चाइना, यूके, फ्रांस ऐसी कंट्रीज भी ये पार्टिसिपेशन में आए, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो और ट्रांसपेरेंसी हो, ग्लोबल नॉर्म्स जैसे एनपीटी, सीटीबीटी को इन्फोर्स किया जा सके। लास्ट टॉपिक इज मनरेगा। मनरेगा, वाई मनरेगा नॉर्म्स वेयर ट्विक्ड टू पुश स्पेंडिंग ऑन वाटर प्रोजेक्ट। मनरेगा नॉर्म्स को क्यों ट्विक किया गया? वाटर स्पेंडिंग को बढ़ाने के लिए, वाटर प्रोजेक्ट पे। तो मनरेगा क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, विलेज के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए जो एक्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? मनरेगा। 100 डेज का एनुअल एम्प्लॉयमेंट देता है कि गांव के लोग गारंटी से आउट ऑफ 365 डेज 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, उनको मिलना चाहिए, ठीक है। तो 100 दिन के लिए तो वो लोग सेफ हैं और बाकी दिन 150 डेज वो एग्रीकल्चर में काम कर लेते हैं, तो ऑलमोस्ट 250-300 डेज उनको काम मिल जाता है, ठीक है। तो मनरेगा अभी न्यूज में है वाटर कंजर्वेशन को लेकर, क्योंकि गांव को लोगों को काम देना है, पंचायत काम देगी। तो पंचायत काम किसके लिए दे? वाटर कंजर्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि वाटर कंजर्वेशन के लिए काम उनको दिया जा सकता है, ठीक है। प्रोविजन फंड कुड बी स्पेंट फ्लेक्सिबली अक्रॉस सेक्टर, वाटर रिलेटेड वर्क हैड अ मैक्सिमम 30-35% एलोकेशन। Minimum 60% of Manrega fund at the district block level must go to water conservation, water harvesting, water related works. ठीक है. What is the reason for change? To create productive assets that directly support agriculture and rural income. Respond to Prime Minister Directive emphasizing water security. ठीक है ना. तो अब चैलेंज क्या है? What changed?
पहले चेंज ये था कि वाटर रिलेटेड वर्क के लिए मनरेगा में सिर्फ 30 से 35% पैसा जाता था। अब 60% पैसा जो जाएगा वो वाटर रिलेटेड वर्क में ही जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ने ये डायरेक्टिव सीधे सीधे दिया है। और पूरे इंडिया में जितने ब्लॉक्स हैं उनको ब्लॉक्स को क्लासिफाई कर दिया गया है। वैसे ब्लॉक्स जहां ग्राउंड वाटर जो है डिप्लीट हो रहा है, मॉडरेटली डिप्लीट हुआ है, सेमी क्रिटिकल कंडीशन है, वैसे ब्लॉक्स जहां पर क्रिटिकल कंडीशन है, बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो गया है, और जहां पे ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, ठीक है, जहां पे कंजर्वेशन बहुत जरूरी है ना। फंडिंग प्रायोरिटी, ब्लॉक्स विथ ओवर एक्सप्लॉयटेड और क्रिटिकल स्टेटस गेट द मेजोरिटी ऑफ मनरेगा एलोकेशन। मनरेगा का वहां पे बहुत एलोकेशन किया जाएगा कि वाटर का कंजर्वेशन किया जा सके, ग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश किया जा सके, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। फाइनेंशियल एप्लीकेशन क्या होगा, 35,000 वाटर रिलेटेड वर्क्स के लिए मनरेगा में और मार्क कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। प्रायोरिटी कहाँ होगा, ओवर एक्सप्लॉयटेड और क्रिटिकल ब्लॉक में, राजस्थान में है, पंजाब में, तमिलनाडु में, हरियाणा में, यूपी में, ऐसे बहुत सारे ब्लॉक हैं जहां ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया गया है। वहां पे अलग अलग तरीकों से वाटर को कंजर्व करने का काम किया जाएगा, एग्रीकल्चर सपोर्ट का काम किया जाएगा, इरिगेशन, क्रॉप रेजिलियंस, रूरल लाइवलीहुड को बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो मनरेगा से लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना था। लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्या करके देखो, कई बार रोड बनाया जाता है, कई बार पंचायत भवन। अभी जो गवर्नमेंट चाहती है कि वहां पे वाटर कंजर्वेशन जो है उस पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाए मनरेगा के फंड से। अब वाटर कंजर्वेशन में अगर फोकस होगा तो वाटर कंजर्वेशन होगा जो सबके लिए अच्छा होगा, पीने का पानी और इरिगेशन का पानी, और साथ में लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगा ही, जो मनरेगा का मेन पर्पज था, ठीक है। मनरेगा एज अ मल्टीपर्पज टूल प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, बिल्ड क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, support water security and agricultural productivity, monitoring and implementation, focus on district block level planning, ensures targeted intervention in critical areas. What is the expected outcome? Improve groundwater recharge, ensure sustainable agriculture, reduce rural migration due to water scarcity. ठीक है, तो I hope you have understood this. Thank you and जय हिंद।